तो सेल्फ इंडक्शन के ही बेसिस पे हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन में को भी स्टडी करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में सिर्फ फर्क ये होता है कि इसमें क्या है, दो कॉइल है, एक प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल के साथ आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है और प्राइमरी कॉइल के साथ यहाँ पे स्विच लगा दिया है, और जब मैंने एरो का मार्क दिया इसका मतलब यहाँ पे स्विच आपकी क्लोज है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इसका मतलब प्राइमरी कॉइल में करंट जा रही है, ठीक है। अब प्राइमरी कॉइल में आप देखो यहाँ पे रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट कर रखा है की के साथ, एक की भी आपने ली हुई है, की के साथ वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है और ये आपकी बैटरी है। तो करंट जैसे ही फ्लो होगा प्राइमरी कॉइल में, ये प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड हो जाएगा। एंड इफ द करंट इन द कॉइल P इज वेरीड, जैसे मैं कॉइल P की बात कर रहा हूं, इसमें अगर करंट वेरी करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है, जो कॉइल S के साथ लिंक्ड है ना, वो भी चेंज होगा, और उसके कारण चेंज होने के कारण उसमें क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा इसमें। और ऐसे केस में ये गैल्वेनोमीटर जो है आपका वो डिफ्लेक्शन दिखाना स्टार्ट कर देगा। और कॉइल P को जैसे मैंने बोला, ये प्राइमरी P मतलब प्राइमरी और S मतलब सेकेंडरी कॉइल से इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए यहाँ पे जब डेफिनेशन की भी बात मैं कर रहा हूँ तो इट इज द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन कॉइल इन वन कॉइल ड्यू टू द चेंज इन करंट इन द नेबरिंग कॉइल। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। अब इसी में आपको मैं बात भी कर लूंगा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की। इसमें भी आपको बिल्कुल सेल्फ इंडक्शन की तरह कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी होता है। मतलब एट एनी इंस्टेंट टाइम के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the secondary coil ये जो सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स होगी, दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन में लिया था, बोला था फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। करंट जितना बढ़ेगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स में भी चेंजेस आएगी। और फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे एम इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होता है, MI आप लिखते हो, ठीक है। या म्यूचुअल, सिंपल सा म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बोल सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और जब बात होती है EMF की, तो जो फैराडे लॉ में आपने स्टडी किया हुआ है, E इक्वल टू क्या होता है, d∅dt। तो यहाँ पे भी आप d∅dt लिखोगे, लेकिन ये माइनस में होता है क्योंकि अपोज करता है चेंज इन फ्लक्स का। तो E इक्वल टू माइनस m कांस्टेंट है इसलिए m का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा d∅, तो यहाँ पे di/dt ये चीज आ जाता है, क्योंकि फाई जो है, फाई की जगह पे MI लोगे तो m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपके लिए, EMF का फॉर्मूला आपके लिए मिल जाता है आपको। ठीक है ना। इसमें भी वही यूनिट का कंडीशंस होगा कि म्यूचुअल इंडक्शन है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी इसकी जो यूनिट होनी है, ये भी सेल्फ इंडक्टेंस की भी जैसे यूनिट होती है हेनरी, यहाँ इसकी भी यूनिट क्या होगी, दो कॉइल के लिए भी म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी ही होगी। देखिए यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड, इसके लिए ये डायग्राम है हमारा, और इस डायग्राम में L जो है आपके लिए, L आप कह सकते हो कि दिस वन इज द लेंथ ऑफ ईच सोलेनॉइड। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही सोलेनॉइड को वाउंड किया हुआ है,
एक सोलिनॉइड H1 है, रेड कलर से दिखाया हुआ है, एक H2 है जो ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है। तो जो S1 है उसकी रेडियस हमने R1 मानी हुई है और जो H2 है उसकी रेडियस हमने R2 मानी हुई है। तो अलग अलग सोलिनॉइड यहाँ पे हमने ले रखे हैं। तो L जो है यहाँ पे लेंथ ऑफ ईच सोलिनॉइड, लेंथ ऑफ ईच सोलिनॉइड। एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, आने वाले समय में जो दिक्कत आपके साथ बनेगी उसके लिए मैं पहले से यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये दोनों ही सोलिनॉइड जो है ना एक ही सिलेंड्रिकल फ्रेम पे वाउंड किया हुआ है। एक ही सिलेंड्रिकल फ्रेम पे वाउंड करने का मतलब ये है, ये मान लो ये सिलेंडर है और इसी पे जो है जैसे रेड वाले वायर को मैं वाउंड कर रहा हूं, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो भी रहे होंगे N1 नंबर ऑफ टर्न्स रेड वाले का रहा होगा और इसी के ऊपर दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर भी मैंने इसी के ऊपर वाउंड किया हुआ है। दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स जो है मैं वो भी यहाँ पे लेके दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह से इसी के ऊपर वाउंड कर रखा है। ऐसा। तो इसका मतलब है कि जो रेड वाले की जो रेडियस रही होगी R1 जो रहा होगा और जो येलो वाले ब्लू वाले की रही होगी, दोनों की रेडियस ओवरऑल तो सेम ही मानी जाएगी, ठीक है। वो ये चीज बाद में हम ध्यान में रखेंगे। अभी मैंने R1 और R2 बेशक लिया हुआ है लेकिन इसको ध्यान में रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो यहाँ पे कहा जाए फिलहाल कि R1 एंड R2 इज द रेडियाई ऑफ टू सोलिनॉइड्स। और N1 और N2 मतलब एरिया के बारे में देखो, जब मैं एरिया के बारे में बात करूंगा तो एरिया तो चूंकि सेम है, आप समझ रहे हो, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के लिए सेम होगा। तो ये पाई R स्क्वायर लिखा जाए तो चाहे वो पाई R1 स्क्वायर लिखा जाए S1 सोलिनॉइड को समझ के, या फिर पाई R2 स्क्वायर लिखा जाए S2 सोलिनॉइड को समझ के, बात तो वही होगी। मतलब पाई R स्क्वायर ही मान लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो N1 और N2 जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलिनॉइड्स हैं, पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं बात को कि कैसे होता है। कि मान लो यहाँ पे जैसे आप ये जो वायर आप देख रहे हो, पहला वाला वायर है S1। S1 में कितना करंट दिया आपने? आपने S1 वाले में I1 करंट दिया है, ध्यान देना, क्योंकि ये प्रोसेस रिपीट होगा। S1 वाले में हमने कितना करंट दिया? I1 करंट दिया है। तो जब आप S1 वाले में आपने I1 करंट दिया तो और S2 वाले में कितना करंट दोगे? तो S2 वाले में आप करंट दोगे I2। यहां पे करंट आप दे रहे हो I2, ठीक है। अब अगर आपने मान लो इसमें सबसे पहले इसी में करंट दे दिया S2 वाले में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो सेटअप होगी S2 सोलिनॉइड में, वो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी। सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट N2 I2, यही होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे जो अगर S1 में करंट आप देते तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती वो होती आपकी B1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेटअप होती। और आपको ये भी अच्छे से पता है दोनों के लिए नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो क्या है, वो भी आपको अच्छे से पता है।
मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कहने का मतलब ये कि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे N1 जो है, N1 नंबर ऑफ टर्न्स जो है पर यूनिट लेंथ, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इतना के इक्वल है। ये किसके लिए है? ये S1 के लिए, ध्यान रखेंगे। उसी तरह से N2 के लिए जब आप करोगे तो ये कितना होगा? कैपिटल N2 जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ L2, ये L होगा। तो इस जगह पे अगर मैं फ्लक्स निकालने की बात करूं कि जी आप ऐसा करो, आपने करंट दूसरे वाले पहले वाले वायर में अगर आप दे रहे हो ना, तो फ्लक्स दूसरे वाले में प्रोड्यूस होगा। और अगर दूसरे वाले में दे रहे हो, करंट अगर दूसरे वाले में जा रहा है, तो फ्लक्स पहले वाले में होगा। तो फ्लक्स इसके लिए पहले वाले में होगा और फ्लक्स इसके लिए दूसरे वाले वायर में होगा, दूसरे वाले सॉलिनॉइड में होगा। तो पहले वाले में जो होगा उसमें क्या होगा? उसकी मैग्नेटिक फील्ड तो B2 से मिल रही है, तो B2 A, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi इक्वल टू B इंटू A, तो B2A, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, लेकिन यहाँ पे आपको लेना होगा B1 इंटू A। इसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? इसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, क्योंकि आपने फ्लक्स जो हो रहा है वो N1 में इंड्यूस्ड हो रहा है। इसमें फ्लक्स कितने कितने नंबर ऑफ टर्न्स में होगा? N2 वाले में इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। ये दोनों का ध्यान रखें, इसलिए दोनों को मैं साथ लेके चल रहा हूं कि समझ में सारी चीजें एक साथ आती जाए। तो अब जो है यहाँ पे अगर आप इसके लिए देखोगे, phi2 इक्वल टू कितना हो रहा है? phi2 इक्वल टू, अब B1 की वैल्यू देखो, म्यू नॉट N1 I1, तो म्यू नॉट N1 I1 और एरिया जो है A, ठीक है, और इंटू N2, एक तो ये हो गया। उसी तरह से इसके लिए देखो, phi1 के लिए, B2 के लिए म्यू नॉट N2 I2, तो म्यू नॉट N2 I2 और फिर A N1, ये इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने phi1 निकाल लिया और यहाँ पे मैंने phi2 निकाल लिया। और जब बात मैं म्यूचुअल इंडक्शन की कर रहा था तो आपने देखा था, अभी यहाँ पे मैंने निकाला भी था, तो दोनों के लिए अलग अलग होगा, वो बात यहाँ पे देख लेते हैं। अगर म्यूचुअल यहाँ पे मैं बोल दूं, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस किस में हो रहा है? तो ये कॉइल 2 में हो रहा है, कॉइल 2, क्योंकि दूसरा कॉइल जो है वो इंड्यूस्ड हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 1, ठीक है ना। तो इसको आप लिखोगे M, अब यहाँ पे आपने क्या किया है? 2 को किया है, तो M21, इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगी। तो ये होगा आपका phi1 phi2 अपॉन में I2 I1, क्योंकि करंट यहाँ पे क्या जा रहा है? I1 जा रहा है। तो ये चीज यहाँ पे इसके लिए आएगी, ध्यान देना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1। उसी तरह से यहाँ पे भी देखा जाए दूसरी साइड में, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 with respect to coil 2,
इसको कैसे देखोगे आप? तो इसको आप लिखोगे M12 से। ये पहले वाले में फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा I2 करंट के कारण। तो अगर दोनों को phi2 जो है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, phi2 बाय I1 किया जाए तो I1 और I1 कैंसिल होगा, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे म्यू नॉट N2, ये यहाँ पे N1 A और N2 ऐसा बचेगा। उसी तरह से इस तरफ बचेगा आपके पास म्यू नॉट N2 A N1, और N1 इक्वल टू क्या है? तो कैपिटल N1 की बात करें और स्मॉल n1 दोनों की बात करें तो यहाँ पे दोनों में थोड़ा फर्क दिख रहा है आपको, देखो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा अब हमें, इसलिए सामने में मैं दिखना चाहिए यहाँ पे। तो M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1, ये N1 इक्वल टू कैपिटल N1 है, तो कैपिटल N1 अपॉन L, ठीक है, और दूसरा N2 भी है यहाँ पे आपके साथ में, तो N2 इंटू A। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पे मिल रहा है। उसी तरह से M12 के लिए जो फॉर्मूला मिलेगा, म्यू नॉट N2 इक्वल टू हो गया N2 अपॉन L, तो ये N2 अपॉन में L और N1 तो है ही इंटू A। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे इसके लिए भी आ गया, ठीक है। दैट मीन्स M21 जो है, दिस वन इज इक्वल टू M12। ये बात यहाँ पे क्लियर सी आ जाती है। इसका मतलब दोनों को अगर मैं M बोल दूं, इस दोनों को M के इक्वल कंसीडर कर लिया जाए, तो M इक्वल टू आप कह सकते हो कि म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन में L इक्वल टू, या तो फिर N1 और N2 को आप N स्मॉल n के टर्म में अगर आप दिखाना चाहते हो तो म्यू नॉट स्मॉल n के टर्म में भी N1 N2 A इंटू L, और इसको आप म्यू नॉट N1 N2 और A की जगह पे भी आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। तो पाई R1 का स्क्वायर लिखो या R2 का स्क्वायर लिखो या फिर R स्क्वायर लिखो इंटू L। तो इस तरह का एक पूरा का पूरा फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे सामने में आ जाता है। ये फॉर्मूला पूरा का पूरा सामने आता है। सेल्फ इंडक्शन के केस में भी हमने देखा था कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो उसी तरह से म्यूचुअल इंडक्शन में अगर बोला जाए किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड कर रहा है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे N1 है और N2 है। तो मतलब ये हो गया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N1 और N2 के प्रोडक्ट के, ठीक है। दूसरी बात है कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जो भी आप A लिख रहे हो या पाई आर स्क्वायर लिख रहे हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तीसरी बात है कि रिलेटिव सेपरेशन, मतलब L जो है ना, आप L ले रहे थे यहाँ पे, तो वो L पे भी डिपेंड करेगा कि अगर लार्जर डिस्टेंस बिटवीन द टू सॉलिनॉइड, स्मॉलर विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो उस पे भी डिपेंड करता है। तो ये L आप देख रहे हो यहाँ पे L के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। तो इन सब फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है।